So, hi everyone, welcome back to Power Eyes. My name is Rupesh. I hope you guys are doing well. So, आज जो है मेडिवल इंडिया का वन शॉट है. आज मैं आपको विजयनगर से लेकर के मुगल तक सारा का सारा हिस्ट्री एक बार मैं कवर अप कराऊंगा. आज की वीडियो में बी टेलिंग यू कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनकी डायनेस्टी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनफैक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, बुक्स हैं, ट्रैवलर्स हैं जो यूपीएससी मेडिवल इंडिया में क्वेश्चन पूछता है. अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को 1.5x में जल्दी जल्दी करके रैप अप कर सकते हैं. अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्पफुल टू यू. बट एक चीज को याद रखना, सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस वही पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी का थीम है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, दैट इज द विजयनगर एम्पायर, जहां से हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. देखो, विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिखता है कि इन डायनेस्टी की फाउंडिंग स्टोन किसने रखा, सबसे शुरुआत किसने किया. सो विल फाइंड टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, हरिहरा एंड बुक्का. राइट. सो अब देखो 1336 के आसपास में इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है. किसने किया है? तो हरिहरा एंड बुक्का, ये दो भाई थे. इन दोनों भाई ने प्रीसाइजली इस डायनेस्टी की शुरुआत की. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये डायनेस्टी जब नॉर्थ इंडिया, ये डायनेस्टी जब साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो प्रीसाइजली नॉर्थ इंडिया में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सी डायनेस्टी थी? तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रहा था. और दिल्ली सल्तनत में भी बेसिकली तुगलक डायनेस्टी चल रहा था. तुगलक ब्रदर्स का रूल था. राइट. नॉट द तुगलक ब्रदर्स बट तुगलक डायनेस्टी चल रहा था. इससे क्या दिखाई देगा? मोहम्मद बिन तुगलक वाज द रूलर इन दिल्ली सल्तनत, जो कि नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे. और साउथ में आपको दिखाई देगा विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होता है. उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था दिल्ली सल्तनत से, और कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करके अपना कैपिटल बना दिया था इन्होंने. किसको? विजयनगर को. विजयनगर कहां पे? तो हम्पी वाले एरिया में इसको अपना कैपिटल बना दिया. सबसे इंटरेस्टिंग सा लोकेशन है ये तुंगभद्रा रिवर. आई शो यू ऑन द मैप. राइट. आपको दिखाई देगा दिस पर्टिकुलर रिवर ऑफ तुंगभद्रा. देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैप में कि जो तुंगभद्रा रिवर है, राइट, इस रिवर के पास में, लाइक यू कैन सी, यस, ये कृष्णा है और कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है ये तुंगभद्रा. राइट. दिस इज दैट पर्टिकुलर तुंगभद्रा रिवर. इसके नीचे आपको यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर दिखाई दे रहा है. देखो इस एरिया की सबसे बड़ी खासियत क्या थी ना, बिकॉज ऑफ दैट तुंगभद्रा रिवर, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पर्टिकुलर एरिया में एम्पायर जब एस्टैब्लिश होता है तो बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर बनकर के निकलता है, बिकॉज वो एरिया बहुत फर्टाइल था. बहुत ही लैंड रेवेन्यू वहां पे जनरेट होता हुआ नजर आता है. उससे भी इंटरेस्टिंग क्या दिखाई देगा, एक बेसिक सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको याद रखना है कि कहीं ना कहीं जब इस डायनेस्टी को ये शुरुआत कर रहे थे तो ये किससे इंस्पायर्ड थे? तो सेंट विदारण्य. राइट. किससे इंस्पायर्ड थे? सो सेंट विदारण्य से इंस्पायर्ड थे. उसके बाद से इन्होंने जाकर के इस डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया हुआ है. तो मैंने बेसिक लेवल में क्या बताया, 1336 में इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है. हरिहरा एंड बुक्का ये भाई थे, इन्होंने शुरुआत किया. ये डायनेस्टी जब साउथ इंडिया में विजयनगर में स्टार्ट होता है तो दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था. प्रीसाइजली मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था, एंड सेंट विदारण्य के टाइम पीरियड में जाकर के इस डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है. कहां पे? तुंगभद्रा रिवर के पास में. सो दीज आर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. अगर आपको इतना इंफॉर्मेशन पता है देन यू नो द बेसिक डिटेलिंग्स. अब फटाफट हम देखेंगे कि एक्चुअली में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या आ रहा है. ठीक है. देखो पहली बात तो मैं ये सबको बता दूं यहाँ पे, आई सिंसियरली नो कि बहुत ही कम बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को नहीं देख पाते, क्योंकि उनको लगता है बहुत ही बोरिंग है, कैसे कवर अप करेंगे. बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आई वुड से दिस की ये तभी फायदेमंद है जब आपने इस कंटेंट को कम से कम 10 बार रिवाइज किया. राइट. एंड स्ट्रेटली थिंक 10 बार, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक दो बार में याद नहीं होगा. इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, जो नीचे टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी बाय रुपेश, उसमें करके मैंने इसको पिन कर दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से इसको देख सकते हो. राइट. तो आपने ऊपर में कुछ लिटरेरी सोर्सेज देखा हुआ, बट विल स्ट्रेटली कमिंग टू द पॉइंट जहां पे क्वेश्चन आएगा, दैट इज द फॉरेन अकाउंट्स. फॉरेन अकाउंट्स में कौन कौन है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले दिखाई देगा निकोलो डी कॉन्टी. इन्होंने देवराया फर्स्ट के टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट किया हुआ. किसको? आपका विजयनगर एरिया को. तो याद रखेंगे पर्सनालिटी का नाम. दूसरा है अब्दुल रजाक. अब्दुल रजाक कहां से आया था? तो पर्शिया से आया था. ईरान. राइट. ईरान, इराक, पर्शिया. इसने देवराया सेकेंड के टाइम पीरियड में इसको विजिट किया हुआ है. पियास एंड बारबोसा, इन्होंने कृष्ण देवराय, बहुत इंपॉर्टेंट सा रूलर है विजयनगर डायनेस्टी का, टेल यू, इनके टाइम पीरियड में विजिट किया है. और न्यूलिस जो है ही हैज विजिटेड ड्यूरिंग द अच्युत देवराय. राइट. so is again the very important ruler and you have to know these particular principles. right. इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. अगर मैं आपको इंस्क्रिप्शन बताऊं तो लास्ट में आपको दिखाई देगा श्रीरंग कॉपर इंस्क्रिप्शन प्लेट. ये कहीं ना कहीं देवराय सेकंड के इंस्क्रिप्शंस को दिखाता हुआ नजर आता है. और पिछले साल यूपीएससी ने देवराय के ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा था, वो भी आपको दिखाई देगा.
बाकी जो भी इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप इसको रीड कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो चार मुख्यतः डायनेस्टी आपको दिखाई देंगे दिल्ली सल्तनत में। कौन कौन से? सबसे पहला है संगम डायनेस्टी, फिर तुलवा डायनेस्टी, देन तुलवा डायनेस्टी एंड देन लास्ट इज द आरावली डायनेस्टी। चार इंपॉर्टेंट से डायनेस्टी है, संगम, तुलवा, तुलवा, आरावली, राइट। और अगर हम स्टार्ट करेंगे संगम डायनेस्टी से, तो संगम डायनेस्टी की स्टार्टिंग कौन करते हैं? सो इट इज स्टार्टेड बाय कौन है? हरिहरा राय, राइट। तो हरिहरा इज देयर, बुक्का इज देयर, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे सीधा, दैट इज देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इन्होंने एक डैम बनाया था तुंगभद्रा पे। क्या आपको पता है यूपीएससी ने 2023 के प्रीलिम्स में, ठीक है, कौन सा? यूपीएससी का 2023 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि which of the following ruler constructed a dam on the Tungabhadra river? The answer is देवराया फर्स्ट। देवराया फर्स्ट ने तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनाया था, यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और ये स्टेटमेंट, ये लाइन कोर आपकी एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ मेडिवल इंडिया में, वहां से उठाया हुआ लाइन है, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट फैक्चुअल पे वो क्वेश्चन पूछा है, इसको एक बार देख सकते हो आप। अच्छा, बुक्का के बारे में कहा गया कि इसने ना हम्पी वाले एरिया में अपने आप को कहीं ना कहीं हब डेवलप किया और उस एरिया को ग्रो किया। तो थोड़ा सा देख लेंगे इसको, आगे चलेंगे फटाफट। देवराया सेकंड के बारे में कहते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी। क्या यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंटायर विजयनगर? नहीं, विजयनगर में चार डायनेस्टी है, राइट, संगम, तुलवा, टुलवा, आरावीडु। संगम डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? तो देवराया सेकंड है। तो इस चीज को याद रखेंगे, राइट। इनको इसलिए ग्रेटेस्ट कहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये श्रीलंका यानी कि श्रीलंका तक अपने आप को एक्सपेंड करते हुए नजर आते हैं। एंड ही हैज अ ग्रेट ग्रेस्प ओवर दी क्या डाउन द लाइन, पूरे एरिया में, स्पेशली साउथ इंडिया तक इनका बहुत ही अच्छा कमांड हुआ करता था। अब देखो हम आएंगे सीधा सीधा सुलवा डायनेस्टी। शुरुआत कौन करते हैं? तो सुलवा नरसिम्हा राया फर्स्ट, ये इस डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं और इनको सुलवा डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर भी कहा गया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनके टाइम पीरियड में एक सेंट है, कंपोजर है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अन्नामाचार्य। अन्नामाचार्य एक सेंट है इनके टाइम पीरियड में, जिनके टाइम पीरियड में क्या होता है, कहीं ना कहीं इनकी डायनेस्टी फ्लरिश करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है, बस हमें हल्का हल्का नाम देखना है। मैं आपको बस बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर थे। अगर मैं आपको विजयनगर डायनेस्टी की सबसे इंपॉर्टेंट रूलर का नाम बताऊं तो वो है आपके कृष्णदेवराय, यूपीएससी इज फेवरेट। बाकी कोई याद हो या ना हो, देवराया फर्स्ट एंड सॉरी कृष्णदेवराय को एग्जैक्टली देख के जाएंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मिलिट्री अचीवमेंट क्या है? इन्होंने आदिल शाह जो बीजापुर का रूलर था उसको क्रश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। उसके अलावा क्या किया हुआ? सो ही हैज रिस्टोर्ड ब्राह्मणी प्रिंस इन गुलबर्गा, राइट। अब देखो ये जो बहामनी है ना, इनके साथ कहीं ना कहीं विजयनगर की फाइट होती रहती थी, तो विजयनगर बहामनी इनके बीच में कहीं ना कहीं टसल होता हुआ रहता था, राइट। कहीं ना कहीं इनका पता चलेगा कि इनकी शादी होती है गजपति प्रिंसेस के साथ, उनका नाम क्या है? तुक्का देवी, राइट। इनके साथ में इनकी शादी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इन्होंने उदयगिरी को कैप्चर कर लिया था रायपुर कैंपेन के साथ, रायपुर में आक्रमण किया, उदयगिरी वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। ये सब इंपॉर्टेंट है। इनको टाइटल क्या मिला हुआ है? तो यवनराज्य, राइट, ये इनको टाइटल दिया हुआ, टाइटल का नाम याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं इन्होंने एक ट्रीटी बनाया था पोर्टुगीज गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, रूलर कह रहा हूं सॉरी, गवर्नर है। जब आप पोर्टुगीज पढ़ोगे तो दो ही गवर्नर है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की और है फ्रांसिस्को डी अल्मेida, राइट, ब्लू वाटर पॉलिसी एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर गवर्नर के साथ में इन्होंने एक अलायंस भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे महान रूलर कौन है तो क्या बोलोगे? कृष्णदेवराय। अब इनकी ना एक दो किताब देख लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने आर्ट, लिटरेचर, बहुत सारी चीजों को पेट्रोनाइज किया हुआ। इनको आंध्र भोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको आंध्र भोज कहते हैं। एक चीज आप सबको पता होगा कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, उनको नवरत्न कहते थे या फिर 9 जनरल्स कहते थे। वैसे ही इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे। तो अगर कहा जाए कि अष्ट दिग्गज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोलोगे? कृष्णदेवराय, राइट। कौन थे अष्ट दिग्गज? इनके टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। और इसके लास्ट रूलर थे अच्युत देवराय और सदाशिव राय, ठीक है। ये इसके लास्ट रूलर है, उसके बाद डायनेस्टी कोलैप्स होते हुए नजर आएगी। जस्ट गो एंड रीड इट फॉर्मली, बस इसको फटाफट फटाफट रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ उन एरियाज पे फोकस करना है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब देखो आराविडो डायनेस्टी की बात करें तो तिरुमला श्रीरंग वेंकटका, राइट। ये जो नाम है ना, बस नाम याद रखना है कि कौन सी डायनेस्टी से, तो आराविडो डायनेस्टी से बिलोंग करते हो सकता है आपसे कहीं बोल दे कि अच्छा ये बताओ संगम डायनेस्टी के रूलर का नाम क्या है, उसमें आराविडो डायनेस्टी का रूलर हो। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में थोड़ा हमारा गेम हो सकता है, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे। बाकी ये कुछ बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं, इस चीज को याद रखेंगे कि विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वहां पे आपको मोनार्की सिस्टम दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं रूलर वाज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी और रूलर को सपोर्ट करता है काउंसिल मिनिस्टर, रूलर सबके बीच में सेंटर ऑफ अथॉरिटी के रूप में काम करते हुए नजर आएगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सिस्टम आपको दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है
अमरन्या सिस्टम, अमरन्या सिस्टम एग्जैक्टली इक्तादार के जैसे, मतलब क्या है, आपका एक मिलिट्री गवर्नर, उसको एक एरिया का हेड बना दिया गया, उस एरिया से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, उस एरिया का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कर रहा है, और उस एरिया से लाया हुआ रिवेन्यू कहीं ना कहीं सेंटर में रूलर को दे रहा है, अमरन्या, राइट। तो इसको याद रखेंगे, अमरन्यन, अमरन्या का सिस्टम क्या है, तो कहीं ना कहीं इक्तादार से रिलेटेड है। और इसका अमरन्या का जो हेड है उसका नाम है नायक। क्या हेड है उसका? नायक। आज आप देखो, आज भी आपको सेना में नायक नाम का पद दिखाई देता है। नायक कहीं ना कहीं इसी से आता हुआ नजर आता है। इसने कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर किया हुआ टेरिटरीज को। मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो सपोज करो कि ये आपका इंडिया का मैप है, यहाँ से कृष्ण रिवर जा रही है, तुंगभद्रा, यहाँ पे आपके पास में विजयनगर इंपायर है। विजयनगर रूलर ने साउथ इंडिया तक ऑक्यूपाई कर लिया, तो पूरे एरिया को कैप्चर नहीं कर सकता ना, यहाँ पे इसका रूलर बैठा हुआ था। ऐसे ना अलग अलग जगह पे छोटे छोटे क्या बना दिए इसने, अमरन्या का सिस्टम बना दिया, अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे नायक बना दिए। अब एक नायक को बोल दिया कि तुम ये वाला अमरन्या का देखो, दूसरे नायक को बोल दिया तुम ये वाला अमरन्या का देखो। इससे क्या हो रहा है कि उसने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने इंपायर को डिवाइड कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड बना दिया। ये जो बोलेगा ये सारे सारे नायक उसको फॉलो करेंगे और इस तरीके से पूरे एरिया में इसका कंट्रोल हुआ करेगा। तो ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। सॉरी इफ आई प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, बट ये नाम याद रखेंगे, यहाँ से यूपीएससी में आने के चांसेस क्वेश्चंस के काफी ज्यादा है। चलो, अगर हमारा ये कवर हो गया है, विल मूव अहेड। यस, नेक्स्ट इज द रेवेन्यू सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये रेवेन्यू सिस्टम? एक चीज याद रखना, रेवेन्यू उनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था, और सिर्फ इनके लिए नहीं, बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टी के लिए रेवेन्यू क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। दैट इज what the exact reality 1/6 of the produce, जो भी ये 1/6 ऑफ टोटल एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर का 1/6 है, इसको इन्होंने फिक्स कर दिया टैक्स के रूप में। सोसाइटी में देखो तो बहुत ही लग्जरियस सोसाइटी है, प्रोस्टिट्यूशन जैसी इंस्टीट्यूशन भी डेवलप हो रही है, सती प्रैक्टिस भी आपके पास में होता हुआ नजर आ रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन भी दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरीके से आपकी सोसाइटी डेवलप होती है वैसे डेवलप होते हुए नजर आ रही है। बाकी सब थोड़े से मेन ओरिएंटेड पॉइंट है, बट एक चीज याद रखेंगे कि संगम रूलर्स वेर शैवाइट्स। संगम रूलर्स क्या थे? वो शिव भगवान की पूजा करने वाले थे, वर दी शैवाइट्स, से नाम याद रखेंगे। एंड विरूपक्ष वाज फैमिली डेटी। फैमिली डेटी कौन थे? विरूपक्ष। विरूपक्ष नाम का एक मंदिर भी है, देखेंगे विरूपक्ष मंदिर को किसने बनाया, राइट। आपको उसके बाद में पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे रूलर थे जो क्या है, वैष्णवाइट, विष्णु भगवान की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। चलो, संस्कृत लिटरेचर और बहुत सारे लिटरेचर का यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है। इन लिटरेचर का नाम आप देखेंगे, बस मैं एक ही नाम को फोकस करूंगा, वो है आपके सामने कृष्णदेवराय, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट से रूलर है और यूपीएससी के फेवरेट है। तो इनकी किताब का नाम देख करके चलना है, मदरसा चरिता। मदरसा चरिता कृष्णदेवराय की लिखी गई किताब है और इस नाम को ध्यान में रखेंगे। फिर से हम देखेंगे आगे चल करके कि यहाँ पे आपको कोई कृष्णदेवराय की किताब नहीं दिख रही, तो बस आप एक बार रीडिंग करना, याद होगा तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी ठीक है, आगे स्किप कर देना, ठीक है। क्योंकि अब मैं मान रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट चल रहा है, सब कुछ याद अपन नहीं कर सकते, बट हाँ, कृष्णदेवराय की सबसे इंटरेस्टिंग बुक है तेलुगु की, उसका नाम क्या है? अमुक्त्य मल्यदा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यूपीएससी ने कितनी बार पूछा हुआ है। अमुक्त्य मल्यदा किसकी लिखी गई है? कृष्णदेवराय की लिखी गई। तो इस बुक का भी नाम देख लेंगे, इसके साथ में जो भी किताबों का नाम है, राइट, मनु चरिता, इस तरह बाकी सबको भी देख लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अष्ट दिग्गज किसके टाइम पीरियड में थे? तो सर अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके टाइम पीरियड में थे? कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में थे, ठीक है। अगर हम अब थोड़े से आगे जाए और हिस्ट्री देखें कश्मीर वाले एरिया को, तो आपको पता चलेगा कश्मीर वाले एरिया में ना एक नाम है डायनेस्टी का, लोहार डायनेस्टी, इसका रूल होता था। और क्वीन दिद्दा, राइट, क्या नाम है? क्वीन दिद्दा, एक लेडी क्वीन है और इन्होंने काफी टाइम पीरियड तक कश्मीर को रूल किया हुआ है। बाद में जाकर के मुस्लिम्स ने कश्मीर वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखना है। क्या देगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जब एक डायनेस्टी थी, उत्पल डायनेस्टी, क्या नाम था? उत्पला डायनेस्टी, ये कोलैप्स हो जाती है, ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है, और इसके खत्म होने के बाद कश्मीर में क्वीन दिद्दा एक रूलर के रूप में उभरती हैं, जो रिमार्केबल तरीके की रूलर थी और बहुत ही प्रेस्टिजियस तरीके से अपने एरिया को रूल करते हुए नजर आती है, ठीक है। फॉलोइंग हर रेन, इनके रेन के बाद दो अलग अलग रूलर जो क्वींस है वो भी आते हुए नजर आती है कश्मीर में। और इसी टाइम पीरियड में हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को एक्सिस्टेंस एंड थ्री, मतलब क्या, क्वीन दिद्दा और इनके बाद में तो और महिला शासक है जो पर्टिकुलरली कश्मीर वाले एरिया को रूल कर रही है। और यहाँ पे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, संवर रहा है, आगे की तरफ में बढ़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में, राइट, जब क्वीन दिद्दा की डेथ हो जाती है 1033 में, और इसके बाद से इनका जो नेफ्यू था उसका नाम क्या है? उसका नाम है संग्रम राजा। संग्रम राजा ये गद्दी पे बैठ जाता है और लोहार फोर्ट को इसने कब्जा कर लिया था। और इसके बाद पता चलेगा कि धीरे धीरे करके इन्वेजन होना स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं हिंदुओं का शासन खत्म होते हुए नजर आएगा, राइट। तो ये देखो, ये लद्दाख वाला एरिया और कहीं ना कहीं कश्मीर वाला एरिया, और कश्मीर को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया हुआ, राइट।
तो एक बार हम फटाफट देखेंगे कि एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल कैसे आता है। तो हमें पता है कि कोई ने दिद्दा है या फिर उसके बाद में जो भी फीमेल रूलर्स रूल कर रही है, तब तक वहां पे हिंदुइज्म ग्रो कर रहा है, प्लस हिंदुइज्म के साथ में बुद्धिज्म कल्चर भी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपको दिखाई देगा शाह मीर डायनेस्टी की शुरुआत होती है। शाह मीर कौन है? तो कहीं ना कहीं शाह मीर एक ट्राइबल चीफ है जो स्वात वाले रीजन से आए हैं, स्वात रीजन से आए हुए हैं। यू कैन सी द स्वात रीजन इन पाकिस्तान वाला एरिया, वहां से आते हैं और वहां से आकर के कश्मीर को ये कंक्वायर कर लेते हैं और सबसे पहली बार मुस्लिम रूल का एस्टैब्लिशमेंट होता है कश्मीर में। मतलब अभी तक कश्मीर वाज अंडर द इंप्रेशन ऑफ हिंदू रूलर्स, बट नाउ दैट द कश्मीर गॉट इनटू द मुस्लिम स्ट्रैप, मुस्लिम रूल का वहां पे एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। एंड इसके बाद आपको पता चलेगा कि द लास्ट हिंदू रूलर वाज उदयन देव। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताओ कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर का नाम क्या है? सो हिज नेम वाज उदयन देव। देखो ये बहुत ही फैक्चुअल है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पीपीटी को 2-3 बार रीड करना और जो सिलेक्टिव पॉइंट्स बता रहा हूं यही रीड करके जाओ, दैट इज मोर देन इनफ। क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा उसके पीछे सर नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि इसके लास्ट रूलर का नाम क्या था, स्वात वैली से आया हुआ है। और इसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर प्रमोट होते हुए नजर आ रहे हैं। पॉइंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड रीड आउट दिस। रिलीजन हो गया, मेडिसिन हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। स्पेशली संस्कृत स्कॉलर जो है ना वो इस एरिया में थ्राइव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और कश्मीर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बनाते जा रहे हैं, सेंटर ऑफ लर्निंग, राइट। सो कश्मीर स्टार्टेड टू ग्रो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपके सामने आएगा अहोम किंगडम। अहोम कहाँ की किंगडम है? तो अहोम जो है वो असम की किंगडम है। कहाँ की है वो? असम का है। तो इसका फाउंडर कौन है? सो द अहोम किंगडम वाज फाउंडेड इन द 3rd सेंचुरी बाय, क्या नाम इनका? चोलंग शुकापा। चोलंग और शुकापा एक ताई प्रिंसेस है, राइट, जो कहीं ना कहीं आप देखो यूनान चाइना से माइग्रेट करके असम वाले एरिया में आकर के ग्रो करते हैं, वहां पे सेटल करते हैं, फिर अपने आप को वहां पे एक्सपेंड करते हैं। तो ये नाम याद रखेंगे क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये रीजनल रूलर्स है, कश्मीर को लेकर के देख रहे हो आप, अहोम को रूलर को देख रहे हो, मतलब असम को लेकर देख रहे हो, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी किसी अलग अलग रीजन से अलग अलग रूलर्स को लेकर के, तो थोड़ा सा इसको सीरियसली देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता चलेगा क्या, सुखापा एस्टैब्लिश्ड हिज रूल इन द अपर ब्रह्मपुत्र वैली असम एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ किंगडम दैट लास्टेड फॉर नियरली 600 इयर्स। किसने स्टार्ट किया? तो सर सुकापा ने अपने रूल को स्टार्ट किया और लगभग 600 साल तक इनका रूल वहां पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कहां पे? खास करके असम वाला एरिया में। तो अब देखो ये है इनका अहोम किंगडम, राइट, और यहाँ से चाइना से ऐसा लगता है कि चाइना से नीचे आए हुए हैं और अहोम किंगडम वाले एरिया में उन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाई करके फिर अपने आप को एक्सपेंड किया हुआ, राइट। तो कहीं ना कहीं चाइनीज ओरिजिन होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इनके टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा कि अहोम सप्रेस्ड द अर्लियर फ्यूडल लैंडलॉर्ड नोन एज हुनिया हु कंसोलिडेटेड द पावर। मतलब अहोम जब शक्ति में आते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं, तो जो वहां पे लैंडलॉर्ड थे, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर चल रहा था, उसको वहां पे सप्रेस कर दिया, पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। किसने? स्पेशली अहोम वाले ने, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में। एंड द स्टेट डिपेंडेंट ऑन फोर्स लेबर। वो जो पूरा पूरा स्टेट है फोर्स लेबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोर्स लेबर का मतलब क्या है? आपसे काम करा रहे हैं और आपको सैलरी नहीं दे रहे, फोर्स लेबर पे डिपेंड करता है। और इसके बाद में बहुत लंबे समय तक उनको पाइक्स भी कहा गया। पाइक्स मतलब जो मिलिट्री में काम करते हैं। अहोम किंगडम वाज द सुपीरियर मिलिट्री अथॉरिटी, मतलब मिलिट्री अथॉरिटी का सुपीरियर जी आपको दिखाई देगा, राइट। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये लोग हिंदू डेटीज को, हिंदू कल्चर को, ब्राह्मणिकल कल्चर को भी पूछते हुए नजर आएंगे। सो सोसाइटी वाले एंगल में बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आपको थोड़ा सा सोसाइटी देखना हिंदू कल्चर का, दैट इज डन। इफ यू गो टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट को पैट्रोनाइज किया हुआ, प्रिसाइजली चूंकि ये ब्राह्मणिकल कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके पास में बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट होते हुए नजर आएंगे। उसके साथ साथ में आप देखो द बुरंजीज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स वाज द फर्स्ट रिटन इन द अहोम लैंग्वेज एंड लेटर इन द असमीज, राइट। ये जो किताब है, किताब का नाम क्या है? द बुरंजीज, राइट। ये पहले अहोम के लिए लिखी गई थी और अहोम में ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो सबसे पहले लिखी गई है कौन से लैंग्वेज में? अहोम लैंग्वेज में, बाद में असमी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी हो जाती है। इस तरीके से ना इनके अलग अलग मिलिट्री सुपीरियरिटी आपको देखने को मिलेगा। इनके पास में इन्फेंट है, एलिफेंट है, कैवेलरी है, आर्टिलरी है, सारे तरीके के जो आप मिलिट्री वेपन्स देख सकते हैं। यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी एंड एवरीथिंग एज सच, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी टाइम नहीं है एक एक चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ने का। सुपरफिशियल लेवल पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख करके जाना है सरसरी निगाहों से, और इस जो भी यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है इसको कम से कम 10 बार रीड करना है खुद से, राइट। अगर आप खुद से भी रीड करोगे तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा, राइट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू खुद से रीड करोगे, क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता वो कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा और वहां से कुछ क्वेश्चन वो सही करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा स्पेशली ऑफ द वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये लोग गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या है?
बिना किसी प्लानिंग के आए, अचानक से चारों तरफ से घेरा, अटैक किया, डिफीट किया सामने वाले को और फिर भाग गए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लान कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, एक साथ आ रहे, नहीं, बिना बताए बिना प्लान किए अचानक से अटैक किया, सबको खत्म किया, फिर वहां से भाग गए। इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को अहम वाले करते हुए नजर आएंगे बहुत ही लंबे समय से। दे हैव गुड आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। और अगर आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स की बात करो तो क्या दिखाई देगा? चमदारा, सरगेटा, राइट, सिमगढ़, कलीबार, कजली, पांडु, ये सब क्या है? दे आर द इंपॉर्टेंट फोर्ट्स। ठीक है, किसका? अहोम किंगडम का। और इससे आपको पता चलेगा अहोम किंगडम कितना पावरफुल किंगडम था और अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश करते हुए वहां पे रख रहा है। ठीक है, अब यहां से हिस्ट्री स्विच होती है और दो बड़े डायनेस्टीज पे आती है, एक है स्लेव डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी के बाद आपको दिखाई देगा कौन सा? दैट इज द मुगल डायनेस्टी। फटाफट स्टार्ट करेंगे। स्लेव डायनेस्टी में आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, रजिया है, जियासुद्दीन बलबन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी बहुत ही सिंपल है। मोहम्मद गौरी, याद करो, इंडिया में आता है 1191 में और तराइन का सबसे पहला युद्ध होता है 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन, जिसमें कौन हारता है? इसमें हारता है मोहम्मद गौरी। उसके अगले साल फिर 1192 में गौरी इंडिया में आता है और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा करके कहीं ना कहीं अपने आप को इस रूलर एस्टैब्लिश किया। और मोहम्मद गौरी का स्लेव था कौन? आपके सामने कुतुबुद्दीन ऐबक दिखाई देगा, जो स्लेव था और कहीं ना कहीं मिलिट्री जनरल भी था। तो प्रीसाइजली ये जो स्लेव था ये अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश करता है गौरी के डेथ के बाद में। उसने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर स्टैब्लिश करके कहीं ना कहीं स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत भी कर दी। किसने स्टार्ट किया? सो इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एज सिंपल एज दैट पॉसिबल। इसके बाद क्या पता चलेगा? इसको बहुत ज्यादा अलग अलग, जैसे आप देखो ना, तारुजुद्दीन यादव, गजनी और बाकी अलग अलग जगहों से इसको रेसिस्टेंस मिला, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने रेसिस्टेंस किया क्या नहीं किया। आपको ये याद रखना है कि इसको हम लख बख्श भी कहते हैं, मतलब गिवर ऑफ लैक्स। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐसा इंसान था कि अगर उसको कोई चीज अच्छा लगेगा तो वो लाखों रुपए किसी को भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। लख बख्श भी कहते हैं। और उसको सुल्तान का टाइटल मिला और उसने कहीं ना कहीं लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। राइट, आपको ये याद रखेगा, लाहौर किसने कैपिटल बनाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को कैपिटल बनाया हुआ है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट नेम। फिर आपको दिखाई देगा इल्तुतमिश। लाहौर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश क्यों दिखेगा? क्योंकि इल्तुतमिश इज द पर्सन जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, राइट, और उसने स्लेव डायनेस्टी को कंटिन्यू किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और ये गद्दी पे बैठा है। इसने बैठने के बाद में सबसे पहले क्या किया? तो ये लिखा है इलबारी डायनेस्टी का आदमी है, इसका सन इन लॉ है, राइट। जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो कहीं ना कहीं इसने अपने आप को मंगोल इन्वेजन से बचाया है, क्योंकि इसने असाइलम नहीं दिया किसको? जलालुद्दीन मखरबानी को। ये अब यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। देखो, मंगोल जो थे ना वो इस पर्टिकुलर इंसान को टारगेट कर रहे थे, जलालुद्दीन मखरबानी को, और ये भागता वो दिल्ली की तरफ में आया। लेकिन इल्तुतमिश को ये पता था कि अगर मैंने इसको सेफ जोन दिया तो मंगोल मेरे पे आक्रमण कर देंगे, यानी कि मुझे इसको नहीं बचाना है। तो इसने सेफ जोन कुछ भी नहीं दिया, इसके कारण में क्या हुआ? मंगोल का आक्रमण होने से बच गया। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो हाँ, यूपीएससी के मतलब जो आंसर इज करेक्ट कि इसके टाइम पीरियड में आक्रमण नहीं हुआ, आक्रमण होते होते बच गया क्योंकि इसने अपने आप को यहाँ पे सेव कर लिया था। अच्छा, एक चीज और है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में ना कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड में कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था। उसके कंस्ट्रक्शन को खत्म कौन कराता है? तो इल्तुतमिश खत्म कराता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लिसन दिस केयरफुली एवरीवन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका डेथ कैसे होता है? तो चौगान, पोलो खेलते हुए, मतलब वो घोड़े से ऐसे घोड़े चलाते और वो स्टिक से बॉल को मारते, वो पोलो गेम में चौगान कहते हैं, वो खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है। बाद में ये रूलर बैठ जाता है। इसने ना दो करेंसी स्टैब्लिश किया हुआ, एक है सिल्वर, सिल्वर को हम तंका कहते हैं, और एक है जीतल, जीतल मतलब कॉपर। तो तंका एंड जीतल, ये दो अलग अलग करेंसी को इसने स्टैब्लिश किया हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो ही क्रिएटेड तुर्कानी चलंगानी, द 40 इलाइट ग्रुप्स ऑफ 40 नॉवेल्स। मतलब क्या है? इसने तुर्कानी चलंगानी जैसा एक ग्रुप बनाया था। तुर्कानी चलंगानी क्या है? ये 40 गुलामों का एक समूह है। क्या नाम है तुर्कानी चलंगानी का? इसका हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, 40 गुलामों का एक समूह। इसको क्यों बनाया गया था? इसको इसलिए बनाया गया था ताकि राजा को गुलाम सब मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे कि सर आप इस तरीके से काम करिए, वी आर हियर टू हेल्प यू, राइट। 40 गुलामों का समूह था, लेकिन होता क्या, ये 40 गुलामों का समूह राजा को मदद करने की जगह किंग मेकिंग का रोल प्ले कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से डायनेस्टी को रूल करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। कहीं ना कहीं अपने आप को एज रूलर स्टैब्लिश कर लिया हुआ है, दैट इज द डिफरेंस। फिर जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो इसके कुछ बेटे राजा गद्दी पे बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब के सब इनकैपेबल थे, उतने सक्षम नहीं थे। सबसे सक्षम रूलर थी रजिया सुल्तान, पहली और एकमात्र महिला जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठती है, राइट। अपॉइंटेड याकूत
स्लेव टू हाई ऑफिस एंगरिंग टर्किश नॉवल, मतलब क्या, याकूत को इसने कहीं ना कहीं हाई ऑफिस में बैठा दिया था, जिसके कारण बहुत सारे टर्किश नॉवल थे जो उससे गुस्सा हो गए थे, राइट, क्योंकि याकूत जो था वो तर्क से नहीं बिलोंग करता था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना रेसिज्म चलता था कि जो टर्किश नॉवल है, राइट, वो गुस्सा हो जाएंगे अगर तर्क वाले इंसान को प्रमोट नहीं किया। याकूत को प्रमोट किया क्योंकि जो रजिया सुल्तान थी मेरिटोक्रेसी में बिलोंग करती थी। ये नहीं मानती थी कि कौन कितना अच्छे रेस से बिलोंग करता है, ये मानती थी कि जो भी इंसान है वो कितना मेरिटोरियस, अगर उसमें मेरिट है तो उसको प्रमोट करो, मेरिटोरियस है तो उसको सीट मिलनी चाहिए। ये थी कहीं ना कहीं इनकी सोच, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इनको बहुत ज्यादा लोगों ने दबाने की भी कोशिश किया। अच्छा, इन्होंने कहीं ना कहीं अल्तुनिया को डिफीट किया। अल्तुनिया कौन है? भटिंडा का गवर्नर था इनके टाइम पीरियड में, बहुत रेसिस्ट कर रहा था, उसको डिफीट किया हुआ है, लेकिन बाद में जाकर के इनको पकड़ लिया गया और इनको एक साजिश के तहत मार दिया गया, राइट। ही वाज किल्ड बाय बहराम शाह। बहराम शाह ने कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान को मार दिया और रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब हम बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे बलबन को, क्योंकि देखो जब रजिया सुल्तान की डेथ होती है तो छोटे मोटे टाइम के लिए कुछ कुछ रूलर्स आते हैं, हमें छोटे छोटे रूलर्स को नहीं पढ़ना, हमें मेजर रूलर्स देखने जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। बलबन कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क था, बहुत ही शक्तिशाली रूलर था, और इसने कहीं ना कहीं तुर्कानी चलंगानी को खत्म कर दिया। 40 गुलामों का समूह जिसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। तो बलबन ने उसको खत्म क्यों किया? क्योंकि बलबन खुद तुर्कानी चलंगानी का मेंबर था, उसको पता था कि तुर्कानी चलंगानी वाले राजा को हराने के लिए, राजा को डिफीट करने के लिए कितनी प्लानिंग बनाते थे। वो अपने लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो जैसे राजा बनता पहले तुर्कानी चलंगानी को ही खत्म कर देता। वो बोलता इसको ही हटा दो। प्लस वो कोई राजा के परिवार से नहीं बिलोंग कर रहा है, उसने सामने वाले को हरा करके गद्दी पे बैठा हुआ है, तो सामने से कोई भी आगे पूछ सकता है कि तुम राजा कैसे बन गए, अगर तुम राजा बन गए तो तुमको मैं मार देता हूं, मैं राजा बन जाऊंगा। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए उसने अपने आप को डिवाइन स्टेटस दे दिया, अल्लाह से उसने अपने आप को जोड़ लिया। क्या बोला गया यहाँ पे? वो कहता है कि मैं जिल्लाही हूँ। जिल्लाही मतलब क्या है? शेडो ऑफ गॉड, मैं उनकी परछाई हूं, तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं रूलर कैसे बनाऊं, राइट। नेक्स्ट है नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई का मतलब क्या है? वाइस रेजिडेंट ऑफ गॉड, राइट, मतलब अपने आप को डिवाइन स्टेटस देते हुए नजर आता है। और इसने सजदा और पैपोस जैसे सिस्टम को, रिचुअल की शुरुआत की, मतलब अगर आप राजा के सामने आ रहे तब झुकेंगे, सजदा करेंगे, पैपोस करेंगे, तभी आप राजा से बात करेंगे। यानी कि आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि राजा सर्वो सर्वा है, उसके सामने कोई भी नहीं है, आप भी कुछ नहीं है, जो राजा बोलेगा वही होगा। इसलिए इसने ऐसे सिस्टम को भी यहाँ पे शुरू किया, राइट। इसके बाद इसने दीवाने अर्ज नाम का एक डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया, इसको मिलिट्री डिपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या नाम है? दीवाने अर्ज नाम है। दीवाने अर्ज ऑफ कॉलेज दी मिलिट्री डिपार्टमेंट, इसकी भी स्थापना इसने की है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसके टाइम पीरियड में आप देखो मंगोल का भी रेसिस्टेंस होता हुआ नजर आता है, ठीक है। फिर आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में हम फटाफट देखेंगे। जैसे ही बलबन की डेथ हो जाती है, उसका बेटा गद्दी में बैठता है, बट वो उतना कैपेबल नहीं था, तो उसको हरा करके खिलजियों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। सबसे पहले आपको दिखाई देंगे जलालुद्दीन खिलजी, इनको फिरोज खिलजी भी कहते हैं। जलालुद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा एक ऐसा इंसान है जो बहुत टॉलरेंट है, जिनका ये मानना है कि हिंदुस्तान पे अगर आप रूल करना चाहते हो तो बिना हिंदुओं के सपोर्ट के आप रूल नहीं कर सकते। He allowed Hindu to coexist peacefully, resisted enforcing a purely Islamic state. इसने क्लियर कट बोल दिया कि आप सामने वाले के ऊपर में इस्लामिक स्टेट थोप नहीं सकते, हिंदुओं के पास में अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वो अपने हिसाब से अपने आप को रूल कर सके, क्योंकि किसी भी जगह पे एक राजा तभी रूल कर पाएगा जब वहां की मेजोरिटी ऑफ जनता उसको सपोर्ट करेगी। अगर सपोर्ट ही नहीं करे तो क्या रूल कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है सर, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फिरोज शाह जो था, मतलब आप कह सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी रूलर बनता है, और जलालुद्दीन खिलजी को इसी के दामाद ने मार दिया, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम खली बली भी कहते हैं। आप देख सकते हैं रणवीर सिंह को, राइट, रणवीर सिंह से ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी, शायद अलाउद्दीन भी नहीं था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ज्यादा मतलब क्या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का था, और कहीं ना कहीं उसने अपने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, राइट। एंड इसको आमिर तुजुक, राइट, एंड अरीज ए ममलिक जैसे पोजीशन दिए गए थे, मतलब बड़े बड़े पोजीशन दिए गए थे जलालुद्दीन के अंदर में, राइट। बाद में जाकर के जलालुद्दीन का खत्म होने के बाद में वहां पे राजा बन जाता है, एंड उसने कुछ पॉलिसीज को चेंज किया। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि कोई लिक्वर नहीं यूज करेगा, लिक्वर और ड्रग को बंद कर दिया। स्पाइस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया कि एम्पायर में मेरे पीछे क्या चल रहा है मुझे पता चलना चाहिए। इसने मार्केट में बहुत तगड़ा रिफॉर्म किया हुआ है, मार्केट की पॉलिसीज तो इसकी एक नंबर है, राइट। और मार्केट से भी इंपॉर्टेंट है इसकी मिलिट्री कैंपेन। ये पहला रूलर है जिसने मतलब सोल्जर्स को कैश में पे करना स्टार्ट किया, राइट। सो यू अंडरस्टैंड कि इसने फेज 6 मंगोल इन्वेजन, 6 बार मंगोल इन्वेजन होता है, और सबको बहुत ही सक्सेस तरीके से रिपेल कर देता है। छोटी मोटी बात नहीं है, राइट। और मंगोल इन्वेजन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है
कि कौन सा मंगोल इन्वेजन किस रूलर के टाइम पीरियड में हुआ, क्या नेचर था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। Thousands of Mongols were killed and the northwest frontier was fortified, यानी कि मतलब क्या है, जो मंगोल्स है वो इंडिया में इधर से नॉर्थ वेस्ट से अटैक करते थे, तो हजारों की संख्या में मंगोल को मार करके वहां पे बड़े बड़े किले बनवा दिए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया तक अपने आप को इन्वेड करता है, गुजरात को भी जीतता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता था। डाउन द लाइन इससे ही पता था कि मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग एरिया को एक्सपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा मलिक कफूर नाम का इसका स्लेव है, उसको साउथ इंडिया तक भेज रहा है मलिक कफूर को, और मलिक कफूर साउथ इंडिया को भी इन्वेड करके आ रहा है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा रूलर है दिल्ली सल्तनत का जिसने बहुत दक्षिण तक इन्वेजन किया, साउथ इंडिया तक इन्वेजन किया हुआ है। आप इसके मिलिट्री रिफॉर्म को देखो तो इसने दाग और चेहरा, दाग एंड हुलिया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दाग एंड हुलिया का मतलब क्या है, मतलब जितने भी घुड़सवार उनके पास में एक घोड़ा होना चाहिए, तो उस पर्टिकुलर घोड़े का ऊपर में हम एक दाग लगाएंगे, मतलब उसका ब्रांडिंग कर देंगे कि ये घोड़ा इस ब्रांड से बिलोंग करता है, और उस ब्रांड के घोड़े को कौन सा सिपाही मेंटेन करता है उस सिपाही के हम हुलिये को लिखेंगे, सिपाही के हम एक रजिस्टर, एक सोल्जर का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसके कारण जब भी युद्ध में जाना हो तो ऐसा ना हो कि सर इस सिपाही के पास तो घोड़ा नहीं है तो किसी और का घोड़ा दे दो, कहीं और से दे दो, नहीं, वो अपना ही घोड़ा लेकर के जाएगा। तो दाग एंड हुलिया सिस्टम वहां पे मेंटेन होना चाहिए। इसने कहीं ना कहीं अब बहुत सारे अलग अलग तरीके से मार्केट को भी रेगुलेट किया। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मार्केट में सुई से लेके हाथी तक सबके प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। सो दिस इज दैट मच इंटरेस्टिंग, राइट। और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट जैसे कि आप देखो दीवान रियासत, जो नए रियासत के अंदर बनाया हुआ है। सीक्रेट डिपार्टमेंट आप देखो मुनिहास का, मतलब स्पाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, राइट। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए जिससे क्या उसको एम्पायर का एक अच्छा कमांड मिलता हुआ नजर आए, राइट। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म भी वैसे ही कुछ करके इसको फटाफट फटाफट आप देख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अभी क्या तुगलक डायनेस्टी में। जियासुद्दीन तुगलक ऐसे रूलर जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया हुआ है, फाउंडर है, और इन्होंने तुगलकाबाद नाम का एक किला भी बनवाया हुआ है, राइट, दिल्ली में। बहुत इंटरेस्टिंग है, और मतलब बहुत ज्यादा आपको इनको नहीं देखना है, लेकिन हाँ इनका मृत्यु जौना खान के द्वारा होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एकमात्र ऐसा रूलर है इतिहास में जिसको इतिहास सबसे फेलियर रूलर का टैग देता है। मतलब इतिहास का ऐसा मानना है कि एकमात्र ऐसा रूलर है जो बहुत बार फेल होता है। और फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने ना अपने लाइफ में 5 एक्सपेरिमेंट किए। कितने? 5, और पांचों के 5 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। जैसे कि आप देखो इसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया, दौलताबाद लेकर के गया, मतलब पहले दिल्ली कैपिटल था, दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया, लेकिन ये क्यों फेल हो गया, क्योंकि दौलताबाद में पानी की कमी थी। तो ये कैपिटल दौलताबाद लेके क्यों गया था, क्योंकि इसका ऐसा मानना था कि मैं दौलताबाद में चल जाऊंगा महाराष्ट्र में, तो मैं नॉर्थ इंडिया को भी रूल करूंगा प्लस साउथ को भी रूल करूंगा। मैं दिल्ली में हूं तो सिर्फ मैं नॉर्थ इंडिया को रूल कर पा रहा हूँ, साउथ रूल ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे दौलताबाद वाले एरिया में जाना है। दैट इज द रीजन ही वांटेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल। अपार्ट फ्रॉम दैट टोकन करेंसी, इसने क्या कहा, इसने बोला कि हम कॉपर कॉइन को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको कहीं ना कहीं पूरे देश में हम फैला देंगे, राइट। यानी कि कॉपर करेंसी को उसने स्टार्ट कर दिया टोकन करेंसी के फॉर्म में, और कॉपर को सिल्वर के सामने रख दिया। मतलब अगर आप सिल्वर कॉइन लेकर के आ रहे हो तो उसका वैल्यू कॉपर के बराबर होगा, ऐसा करके, क्योंकि मार्केट में इसके एम्पायर में सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू यानी कि सिल्वर कॉइन्स की संख्या कम हो गई थी, तो टोकन दे दिया कॉपर का कि सिल्वर कॉपर दोनों बराबर है, उसके कारण पूरा मार्केट इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। So, सब एक्सपेरिमेंट है, राइट। वी आर नॉट सपोज्ड टू रीड एवरीथिंग इन डिटेल। इसको हमें उन टाइम पढ़ना था जब हम इसको पढ़ रहे थे, अभी हमें फटाफट फटाफट देख करके जाना है, क्योंकि यूपीएससी ने अगर पूछ दिया कि बताओ कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर है जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया है, यू शुड नो मोहम्मद बिन तुगलक, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कौन कौन एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो सर कैपिटल शिफ्ट किया हुआ है, टोकन करेंसी स्टार्ट किया हुआ है, टैक्सेशन लगाया हुआ है, राइट, दोआब वाले एरिया में, और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग इसने काम किया हुआ है। एक याद रखेंगे, इसने तकावी लोन्स दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकावी लोन्स देना स्टार्ट किया था। तकावी लोन्स मतलब एक ऐसा लोन, अगर कोई भी गरीब किसान है उसको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं एग्रीकल्चर को फैलाना चाहता हूं, तो उसको तकावी लोन दिया जाता था। और कौन से डिपार्टमेंट से देते थे, तो उसका नाम था दीवाने आमिर को ही। तो दीवाने आमिर को ही किसने बनाया, तो दीवाने आमिर को वाज मेड बाय होम मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने आमिर को ही बनाया क्यों किया, ताकि गरीब से गरीब लोगों को हम एग्रीकल्चर लोन दे, ताकि वो एग्रीकल्चर अपने गांव गांव तक कर सके। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फिर ये फ्लॉप क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे करप्ट ऑफिशियल आ गए जिन्होंने अपने फेवरेट इंसानों को लोन देना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे करके पूरा एम्पायर ही कोलैप्स कर गया, ठीक है। तो कुछ ही एक्सपेरिमेंट है, और अदर एस्पेक्ट बहुत ज्यादा नहीं देखना है, लेकिन हाँ एक चीज को याद रखेंगे आप अदर एस्पेक्ट में, कि भाई ये बंदा एक ऐसा इंसान है जो रिलीजियस मैटर में बहुत मैच्योर है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है, ईरान है, इजिप्ट है, चाइना है, यहाँ पे अपने डिप्लोमेट्स को भी भेजता है,
और इसके टाइम पीरियड में इब्न बतूता, राइट, रेहाला का जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है, इंडिया को ट्रेवल करता है इब्न बतूता, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इसी टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, तो साउथ इंडिया में विजयनगर इंपायर चल रहा है, आपको बताया था मैंने, राइट। तो इब्न बतूता विजयनगर इंपायर के आसपास में भी आता है, राइट। इसी टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया था कि राइज ऑफ विजयनगर इंपायर इज डन, और किसके द्वारा, हरिहरा एंड बुक्का, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, राइट। तो ये आपको यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। चलो फिर आपको दिखाई देगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को एक ऐसा रूलर माना गया है जिसने बहुत अपीज किया, लोगों को बहुत खुश करने की कोशिश की, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक इसके पिता के टाइम पीरियड में ना आपका दिल्ली सल्तनत का पिक चल रहा था, दिल्ली सल्तनत बहुत फ्लरिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद दिल्ली सल्तनत यूं नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया, इतना पैसा वेस्ट कर दिया ना कि पूरा पूरा एम्पायर ही कोलैप्स हो गया। तो उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठता है तो ये बेचारा अपने आप को बहुत कोशिश करता है कि मैं सबको खुश कर सकूं, राइट। उल्लेमा कौन है, तो उल्लेमा को कहते हैं हम रिलीजियस गुरु, जो धार्मिक गुरु है, उल्लेमा को खुश करना चाह रहा है। तो उल्लेमा कह रहे हैं कि सबके ऊपर में लगाओ जिजिया टैक्स, मतलब जितने भी हिंदू इनके ऊपर में धर्म का टैक्स लगाओ, उसका नाम है जिजिया। तो ये बेचारा सबके ऊपर में जिजिया टैक्स लगाता है, ब्राह्मणों के ऊपर भी टैक्स लगा देता है। जो सोल्जर्स है वो कहते हैं कि हम कहीं भी युद्ध करने जाते हैं ना, तो वहां पे युद्ध में जब हमें हिस्सा दिया जाता है तो बहुत कम हिस्सा दिया जा रहा है, हमें वॉर बूटी बहुत कम मिल रहा है। तो इसने बोला कि सोल्जर्स को वॉर में हिस्सा ज्यादा मिले, मतलब जो जैसा डिमांड कर रहा है उसको ये डिमांड फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राजा बना रह सके, इसके फादर के द्वारा जो भी किया वो गलती उसको माफ किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इंपायर कोलैप्स हो जाता है फिरोज शाह तुगलक में। तो फटाफट आप देखो क्या दिया हुआ है, ही अवॉइडेड डेक्कन बंगाल एक्सपेडिशन, राइट। ये सब एक्सपेडिशन पे इन्हें अवॉइड किया हुआ है। इसने अटैक किया हुआ है उड़ीसा में, जाजनगर में, नगरकोट और थाडा जैसे एरिया सिंध में इसने अपने आप को अटैक किया हुआ है। और कहीं ना कहीं संस्कृत टेक्स्ट से आपको पता चलेगा इसके बारे में, क्योंकि इसने ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इस्लामिक लॉ के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, राइट। हाँ, इसने इक्तादारी सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया। सर इक्तादारी सिस्टम क्या है, कोई भी एक रूलर, याद रखना, कोई भी एक रूलर दिल्ली सल्तनत का, यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ, उसने पूरे एरिया को जीत गया है, तो वो इस एरिया में सीधा रूल तो नहीं कर सकता, तो इस एरिया में एक इक्तादार को अपॉइंट कर रहा है। इक्तादार को हम वाली भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, वाली भी कहते हैं या फिर मुफ्ती भी कहते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसको अपॉइंट करता है और बोलता है कि इस एरिया में ना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों आप मेंटेन करो, वहां से पैसा निकालो, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ठीक है, जो करना है करो, कहीं ना कहीं उस एरिया को अपने हिसाब से रूल करो, उसका एक शेयर मेरे को ला करके दे दो, बाकी आप अपने हिसाब से इसको रूल करो। तो पहले इक्तादार कौन होते थे, जो बहुत मेरिटोरियस लोग हैं, जिनके अंदर सच में शक्ति है, ताकतवर है, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे कमांडर, उनको इक्तादार बनाया जाता था। लेकिन इसके टाइम पीरियड में इसने क्या किया, इक्तादार को हेरिडिटरी कर दिया, मतलब अगर आप इक्तादार तो आपका बेटा भी इक्तादार, उसका बेटा भी इक्तादार। एकदम वैसी बात है कि आज कोई डीएम है तो उसका बेटा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका भी बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका भी बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पता चलेगा फिर यूपीएससी बंद हो जाएगी, यूपीएससी बोलेगी कि अब आप ही लोग अपने हिसाब से डीएम और सीएम और पीएम बनाते रहो, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हेरिडिटरी होते हुए नजर आ रहा है। ये हेरिडिटरी सिस्टम को स्टार्ट किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में प्रेशर था इक्तदार था कि हम लोग दुखी हैं क्योंकि आपके पिता ने ऐसा ऐसा किया, हमें चाहिए कि आप इसे हेरिडिटरी करो। ये सबको खुश करना चाह रहे हैं, लो आपको हेरिडिटरी कर दिया। उल्लेमा कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का टैक्स जो है वो हिंदुओं के ऊपर लगा, लो लगा दिया। मतलब जो जैसा कह रहा है वैसे कर रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं एम्पायर कोलैप्स होता हुआ है, ठीक है। सबसे पहला सुल्तान है जिसने इरिगेशन टैक्स को स्टार्ट किया हुआ है, कैनल्स बिल्ड किया हुआ है, राइट। खांसी, यमुना, हिसर, ऐसे बहुत अलग अलग एरिया पे जिजिया को इंपोज कर दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद पता चलेगा इसने लगभग 300 टाउन्स बनाए हैं। फिरोजबाद जो आप देखते हो कहीं ना कहीं इसने बनाया हुआ है। कुतुब मीनार को इसने क्या रिपेयर कराया हुआ है, अशोका के पिलर को भी रिपेयर कराया हुआ है। ऐसे कहते हैं कि कुतुब मीनार में जब बिजली चमकी ना तो उसका ऊपर का फ्लोर डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार में एक एंट्री गेट है, उसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। क्वेश्चन आएगा अलाई दरवाजा किसने लगाया, अलाई दरवाजा लगाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो देखो कुतुब मीनार से कितना क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने शुरू कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा, कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को खत्म किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी इल्तुतमिश। किसने खत्म कराया, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार से बिजली चमकी, डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक। 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिन्होंने कुतुब मीनार में काम किया है, तो इनका नाम याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चलो वॉरफेयर मेजर्स फटाफट देख लेंगे, कुछ खास है नहीं इसके अंदर में। फिर तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया में। इसके बाद में आपको पता है कि पूरा पूरा शहर को लूट लिया गया, दिल्ली को इन्वेड किया गया और तैमूर ने लगभग लगभग पूरे एरिया को लूट लिया हुआ। तैमूर का इन्वेजन होता है। फिर छोटे छोटे डायनेस्टी आते हैं, खिजर डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी आती है, राइट। सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर है कौन, क्या नाम उनका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, जिनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। आई जस्ट रिकॉल, बाबर के साथ पहला बैटल होता है पानीपत का, राइट।
उनका नाम क्या था, आई जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, हाँ इब्राहिम लोदी, दैट इज करेक्ट। क्या नाम है उनका, इब्राहिम लोदी। इसके बाद हम आ जाएंगे मुगल इंपायर में। अब देखो फटाफट हम मुगल इंपायर को देखेंगे। तो मैंने दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी में से 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज कराए हुए हैं। 2 डायनेस्टी, एक है सैयद और एक है लोधी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी डायनेस्टी सबसे लास्ट डायनेस्टी, और उसके सबसे लास्ट रूलर है इब्राहिम लोधी, जिनका युद्ध होता है किसके साथ में, बाबर के साथ में। कहां पे, सबसे पहला बैटल होता है पानीपत में, राइट। और बाबर पानीपत में किसको, इब्राहिम लोधी को हराता है और अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। मतलब ये समझ जाओ कि दिल्ली में एक रूलर है जिसका शासन चल रहा है, उसका नाम है इब्राहिम लोधी, राइट। किसका रूलर है, दिल्ली सल्तनत का रूलर है। दिल्ली सल्तनत जो कई सालों से चलता आ रहा है, उसको हरा दिया बाबर ने। और इब्राहिम लोधी के पास में हजारों की मात्रा में सेना है, और बाबर लेकर के आता है कुछ चुनिंदा से सिपाही, और कुछ चुनिंदा सिपाही ने हजारों की सेना को हरा दिया। कैसे हरा दिया, क्योंकि बाबर के पास में नए एडवांस टेक्नोलॉजी थे। वो कैनन्स का इस्तेमाल करता है, तोप का इस्तेमाल करता है, तुगलुमा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तुगलुमा टेक्निक का मतलब क्या है, मतलब हम अपने दुश्मन पे सीधा अटैक नहीं करेंगे, हम सीधा के साथ साथ अपने दुश्मन को अलग अलग साइड से घेर करके अटैक करेंगे, उसको पता नहीं चलेगा। दैट्स व्हाई तुगलुमा टेक्निक। ऐसे टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको दिखाई देगा कि वो सबसे पहले तो किसको हराता है, तो इब्राहिम लोधी को हराता है। और उसके बाद से राणा संगा को हराता है बैटल ऑफ खानवा में 1527 में। किसने हराया, बाबर ने हराया। तो कहीं ना कहीं राणा संगा को हराने के बाद में राजपूत वाला एरिया भी बाबर के कंट्रोल में आ गया, यानी कि दिल्ली सल्तनत बढ़ने लग गई, ठीक है। इसके बाद आप देखो, आपको दिखाई देगा हुमायूं। हुमायूं की लड़ाई शेर शाह सूरी से बहुत लंबे समय तक चलती है। 3-4 बैटल होते हैं, देवरा, चौसा, कन्नौज जैसे अलग अलग बैटल है। इसको आप देख लेंगे फटाफट। और इसके बाद में आपको पता चलेगा कि पर्शिया की मदद से फाइनली हुमायूं ने शेरशाह सूरी को लास्ट में हराया। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके देश से भगा दिया था, बेचारा पर्सिया ईरान चला गया। फिर बाद में 15 साल बाद वापस ईरान से आता है और वापस इसने इसको हरा करके अपने आप को स्टैब्लिश किया। फिर इसकी मौत हो जाती है और इसके बाद से अकबर, इसका बेटा राजा बैठता है, और वहां पे होता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, राइट। अकबर ने कहीं ना कहीं जिज्जिया हटा दिया, लाहौर में किला बनाया, बहुत सारा काम किया, राइट। मतलब देखो दीने पना हो गए, या फिर आप देखो क्या बोलते हैं, आगरा के पास में फतेहपुर सीकरी हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज अकबर ने किया हुआ है। तो दिस इज जस्ट समरी, फटाफट फटाफट देखेंगे। फिर आप देखो जहांगीर। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अपने रिलेशंस को स्टार्ट किए थे, और कहीं ना कहीं इसके बाद इन्होंने पेंटिंग को भी पैट्रोनाइज किया हुआ। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग का पैट्रोनाइजेशन होता है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां इसके टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर को बहुत पैट्रोनाइज किया गया। देखो ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ऐसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट बनाते हैं। इसको गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर इज बिलोंग्स टू, नॉट इज, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू, तो आप बोलोगे शाहजहां। शाहजहां के टाइम पीरियड में गोल्डन एज था, और शाहजहां के पास थी पीकॉक थ्रोन था, राइट। मतलब मोर का एक थ्रोन हुआ करता था, सिंहासन, अंग्रेज लेकर के चले गए। चलो औरंगजेब आपको पता ही है सबसे ग्रेटेस्ट माना गया है, और कहीं ना कहीं इसने बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं मराठा के साथ में, और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, फतवा एक आलमगिरी नाम की जगह पे कंपाइल किया गया हुआ है। तो ये बहुत सरफेस लेवल पे नॉलेज है। बाकी ये कुछ इनसे छोटे छोटे रूलर्स हैं जो मुगल एम्पायर में लास्ट में आते हैं, और इनके टाइम पीरियड के बाद में मुगल एम्पायर धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लग जाता है, एंड द लास्ट इज व्हाट इट एंड्स अप हियर। तो आज की क्लास में मैंने आपको रिवाइज कराया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने स्कीप आउट किया हुआ है, बट मंगोल का इन्वेजन, पीकॉक थ्रोन, ये कुछ ऐसे एरिया है, या फिर विजयनगर एम्पायर के कुछ ऐसे ट्रैवलर्स है जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। तो जिन एरिया से क्वेश्चन आते हैं उनको कवर अप किया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के कुछ रूलर्स है जहां पे डिटेल क्वेश्चन आते हैं उनको कवर अप किया हुआ है। मुगल के रूलर्स को हमने जल्दी जल्दी कवर किया, क्योंकि मुगल से यूपीएससी पिछले कुछ साल से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। लेकिन आपको इस सेशन के बाद में ये भी समझ में आ गया कि कॉन्टेम्परेरी वाला अगर क्वेश्चन आए कि क्या ये इसके कॉन्टेम्परेरी था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हरिहरा बुक्का वर कॉन्टेम्परेरी टू मोहम्मद बिन तुगलक, तो आप बोलोगे जी हाँ। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक है, साउथ इंडिया में तुंगभद्रा के पास विजयनगर की शुरुआत कर रहे हरिहरा एंड बुक्का। तो ऐसे टाइम फ्रेम वाले क्वेश्चन भी आप सही कर लोगे। बेसिक लेवल पे आपके पास इतना इंफॉर्मेशन है कि अगर मेडिवल से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, 3 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है, एलिमिनेशन करके। एंड दैट इज द पर्पस, इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। अगर आपने मेडिवल पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत बेसिक लेवल पे चीजें मिली होंगी। बाकी ये पीपीटी आपको यूपीएससी बाय रुपेश करके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दिस इज द सेकंड लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर पे हमने स्टार्टिंग ऑफ मेडिवल इंडिया कवर किया, और इस लेक्चर के बाद में हमारा मेडिवल इंडिया पूर्ण रूप से खत्म होता है। सो दिस इज ऑफिशियली द एंड ऑफ द सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके उतना रिवाइज करो। इसमें अगर बहुत ज्यादा नया कंटेंट दिख रहा है तो मत पढ़ना, जो पढ़ा हुआ दिख रहा है उसी को रिवाइज करना, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन जितना कर सको उतना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रिवाइज ही करा रहा हूँ, पढ़ा कुछ भी नहीं रहा हूँ, राइट।
सो एंडिंग ऑफ द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, बचे हुए कुछ दिन अच्छे से यूटिलाइज करो एंड आई डेफिनेटली नो यू विल डू समथिंग बेटर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो सी यू टुमारो विद सम अदर वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन.